2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है या होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर तुमको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए जाएं जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं और 11वीं और 12वीं के बहुत सारे चैप्टर्स तुम्हें फंस जाते हैं क्योंकि शायद तुमने वो टॉपिक गलती से छूट गया होता है या कॉन्सेप्ट उसका बेसिक क्लियर नहीं होता, तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि यार फिर ड्रॉपर को तो ड्रॉपर की तरह ही पढ़ाया जाता है। एंड इसीलिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक सीरीज प्लान करके दूं जहां पे मैं हर वीडियो में आपको कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ाऊं जो कि आपके 11वीं 12वीं के चैप्टर्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा। एंड आज उनमें से एक टॉपिक मैं लेके आई हूं, दैट इज सेल का। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया सब यूकैरियोटिक होते हैं। भाई सारी चीजें, जो भी चीजें सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है सबकी सब यहीं से कंट्रोल होती है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ में। एंड सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर लाइफ। सो शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोग क्या जानते हैं सेल के बारे में? सेल एक ऐसी एंटिटी है जो कि किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी सेल का होना लिविंग होने का प्रमाण होता है। अगर कोई भी चीज लिविंग है तो उसके पास सेल होगा ही होगा, अगर सेल नहीं है तो वो नॉन लिविंग कंसिडर की जाएगी। नाउ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यही से ये बात की शुरुआत होती है कि सारे लिविंग बीइंग्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आपकी बॉडी का सबसे छोटे से छोटा स्ट्रक्चर होता है और सबसे छोटे से छोटे फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। ये दोनों बातें सेल थियरी में भी कही गई है बाय योर टू साइंटिस्ट, दैट इज क्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, इन दोनों ने आपको ये पोस्टुलेट्स दिए हैं इन द सेल थियरी, जो ये कहते हैं कि सेल आपका जो है बेसिक यूनिट होता है और हर लिविंग बॉडी में, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनमें पाया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे एक चीज जो कि मिसिंग रह गई थी बाय क्लाइडन एंड श्वान, ये बात हमें रुडोल्फ वर्शाओ ने बता दी थी। एंड इन्होंने बताया कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। कोई भी सेल अगर पहले से प्रेजेंट है तो वो एक पेरेंट सेल की तरह बिहेव करता है और उसमें से फिर डिवीजन होकर आपको नए सेल्स मिलते हैं। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की है। एक ने डेड सेल की डिस्कवरी की, एक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। डेड सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है, जहां पे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया सेल्स को इन द कॉक सेल्स ऑफ योर बाक ऑफ द ट्री, छोटे छोटे सेल्यूले के फॉर्म में उन्होंने, छोटे छोटे कंपार्टमेंट के फॉर्म में उन्होंने वहां पे सेल को ऑब्जर्व किया और वो एक हनी बी के हाइव जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। एंड वहां पे जो सेल्स थे बेसिकली उन सभी के अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट था, सिर्फ उनकी सेल वॉल नजर आ रही थी, यानी वो डेड सेल्स थे, राइट। एंड उन्होंने वहीं से उनको नाम दिया सेल। फिर वहीं आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी, उन्होंने 1674 से लेके 77 में खोज की थी आपके लिविंग सेल्स की इन द पॉन्ड वाटर एंड उनको एनिमलक्यूल्स नाम दे दिया था। सो बेसिकली वो छोटे छोटे ऐसे लिविंग क्रीचर्स की तरह नजर आ रहे थे जो हिल डुल रहे थे, छोटे छोटे जानवर जैसे उनको नजर आ रहे थे, उन्होंने उसको एनिमलक्यूल नाम दे दिया। तो सेल थ्योरी क्या कहती है बेटा? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड सेल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं बच्चे, आपका जो सेल होता है उसका साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। ठीक है, हालांकि सारे के सारे सेल्स आपके जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको देखने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच का एग, दैट इज द लार्जेस्ट एग इन द वर्ल्ड। सो साइजेस की बात करते हैं, इनका वेरिएशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। द साइज ऑफ द सेल्स इज मेजर्ड इन द माइक्रोमीटर्स। तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं सेल्स नॉर्मली आपके, एंड आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत लगेगी एंड माइक्रोमीटर में इसको मेजर किया जाता है। नाउ स्टूडेंट, सबसे जो छोटा सेल है दैट इज इन द वर्ल्ड ऑल्सो, वो है हमारा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, एंड कौन सा स्पेसिफिक सेल होता है? दैट इज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये रहता है। एंड अगर मैं बात करती हूँ लार्जेस्ट एग की, तो वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, और इसका आप देख सकते हैं इसका साइज बहुत ज्यादा होता है।
अब आ जाते हैं इनकी शेप पे। तो बेटा इसी तरह से सेल की अलग अलग शेप्स भी होती है, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट शेप्स। सेल शो ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप। सम कॉमन शेप्स आर, अगर मैं कुछ कॉमन शेप्स की बात करूं तो स्फेरिकल है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार सेल्स हैं, स्पिंडल शेप इस तरह का सेल होता है जो दोनों तरफ से टेपरिंग होता है। देन वी हैव डिस्क शेप सेल जो कि डिस्कॉइड सेल होता है, एंड देन वी हैव स्टेलेट सेल जो कि स्टार शेप्ड होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं टॉकिंग अबाउट द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की तो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है इसके पास वेल डिफाइंड नहीं होता, इनफैक्ट दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स की यही खास बात होती है बेटा, इसके पास में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेड दे जस्ट हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे पूरी तरह एब्सेंट होते हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। साइज जनरली बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, वी हैव बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दैट इज साइनोबैक्टीरिया, ये सारे हमारे प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास राइबोसोम्स यहाँ पे होंगे ही होंगे, जहां जहां जेनेटिक मटीरियल होगा वहां वहां राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, तो ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। ठीक है, नाउ सेल वॉल इनके पास रहेगी एंड ज्यादातर इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट, मोस्ट ऑफ देम आर बैक्टीरियाज, सो दे हैव अ सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। यूकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा इनके पास एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस इस तरह से रहता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यहाँ पे सारे आपको दिखेंगे, आपको ईआर दिखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे। ठीक है, तो जो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ सब आपको दिखते हैं। साइज जनरली अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में इनका साइज ज्यादा रहता है, बड़ा होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्ट। सो बेटा जी आपके पास में आफ्टर मोनेरास जितने भी सारे किंगडम्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, दैट इज किंगडम आपका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सब यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। आगे आ जाओ अब। नाउ बेटा सेल एनवेलप की अगर मैं बात करूं तो सेल एनवेलप एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हर एक सेल की, जिसके अंदर आपके पास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपल्शन होती है, हर सेल के पास होगी होगी, बट हाँ सेल वॉल ऑप्शनल है, किसी के पास हो सकती है किसी के पास नहीं। ठीक है, बैक्टीरियाज में नॉर्मली ये पाई जाती है, सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा को छोड़ के। फंजाई में भी आपको देखने को मिलती है, प्लांट्स में भी ये सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई में काइटिन से बनी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, बट इन द केस ऑफ एनिमल्स द सेल वॉल इज टोटली एब्सेंट। ठीक है, कोई सेल वॉल यहाँ पे नहीं होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हर एक सेल में मिलेगा। ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, लिविंग होती है, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि ये जो भी चीजें सेल के अंदर या बाहर जानी है उसको ये अलाउ करेगी, ये परमिट करेगी कि किसको जाने देना है किसको नहीं जाने देना, सेलेक्टिवली अलाउ करती है। एंड यस दैट इज व्हाई इट इज रेगुलेटिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। फिर आता है सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर है, इसका काम प्रोटेक्टिव होता है, ये आपके किसी भी सेल की शेप को और भी ज्यादा मेंटेन करके रखती है, और भी ज्यादा वहां पे रिजिडिटी देती है। ठीक है, इन सब मेंबर्स में ये पाई जाती है, शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ये देती है, तो ये इसका स्पेसिफिक काम होता है। इसके अलावा ये सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो प्लांट्स में सेल्यूलोज से, फंजाई में काइटिन से, एंड बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से। अब आगे आओ। Now talking about the cytosol or the cytoplasm, that is the main arena of the biochemical reaction. यहाँ पे आपकी सारी की सारी biochemical reaction चल रही है। So this is the semi-fluid living matrix present between the cell membrane and the nucleus. ठीक है, ये आपकी cell membrane है, ये आपका nucleus है, इसके बीचों बीच यहाँ तक जो भी आपको पीचिश पिंकिश कलर का मैट्रिक्स नजर आ रहा है बेटा, that is all cytoplasm, और इसी के अंदर आपकी सारी living reactions carry out होती हैं। It holds the ऑर्गेनल्स, इसके अंदर ऑर्गेनल्स भी यहीं पे प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो इट इज द साइट ऑफ ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। डन, आगे आओ, न्यूक्लियस पे आते हैं।
इट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ऑल द एक्टिविटीज, जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी न्यूक्लियस से ही कंट्रोल होती हैं। सो यस, इट इज कंट्रोलिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द न्यूक्लियस, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी के अंदर आपको जो है जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल जाता है। और बेटा इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है एंड साथ में बीच बीच में यहाँ पे कुछ पोर्स भी होते हैं जिनको हम यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पे कुछ छेद होते हैं दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, जिससे अगेन मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। देन इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको ये जो मैट्रिक्स रहता है यहाँ पे स्पेसिफिकली न्यूक्लियस के अंदर, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस योर साइटोप्लाज्म दोनों मिला के पूरे सेल का मैट्रिक्स जो रहता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। सो दैट इज प्रोटोप्लाज्म। नाउ स्टूडेंट्स देयर इज ऑल्सो समटाइम्स आप यहाँ पे देखोगे एक डेंसली स्टेन्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आता है। दिस इज 1 और 2-3 स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, मोस्टली आपको सिर्फ एक ही न्यूक्लियोलस दिखता है। ये क्या होता है न्यूक्लियोलस? दिस इज द साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। ये आपकी राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस की साइट होती है बेटा, ठीक है। यहीं से आपके राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्रोमैटिन नेटवर्क इज हियर, ठीक है। फिर आते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन पे। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इंक्लूडिंग भाई सारी चीजें, जो भी चीजें सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी चल रही है सबकी सब यहीं से कंट्रोल होती है, चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, या फिर इवन वो रिप्रोडक्शन हो, ठीक है, चाहे वो इवन रिप्रोडक्शन हो। अब आते हैं ऑर्गेनेल्स पे। So yes, let's talk about the organelles. These are some specialized structures which are present in the cytoplasm that perform specific functions, right? ये आपके सारे अलग-अलग organelles हैं। ऑल्दो बेटा ये सारी चीजें जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइव क्लासेस लेंगे वाईटी के ऊपर, तब हम आपको पूरा डिटेल में कवर कराएंगे, बट यहाँ पे थ्रू दिस चार्ट आई विल क्विकली रिवाइज ऑल द ऑर्गेनेल्स विद यू गाइस। सबसे पहले ईआर की अगर हम बात करें, मेम्ब्रेन बाउंड नेटवर्क होता है, इसमें ट्यूब्स और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह का होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे रफ अपीयरेंस आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। तो जहां जहां ये राइबोसोम की प्रेजेंस होगी तो उससे आपका रफ अपीयरेंस दिखेगा एंड इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और वहीं अगर थोड़ा सा वो स्मूथ नजर आता है जहां पे कोई भी राइबोसोम नहीं होने वाला है, देन इट इज गोइंग टू बी नोन एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। फिर आते हैं फंक्शन पे। फंक्शन की अगर हम बात करें, RER is the site of protein synthesis and transport। RER क्या होती है? ये आपकी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, ठीक है, एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, ठीक है, साइट ऑफ सिंथेसिस एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्रोटीन्स। SER की अगर बात करूं तो इट इज द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड सिंथेसिस की साइट होती है एंड ये आपका डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, ठीक है, ये डिटॉक्सिफाई भी करता है। अब आते हैं गोल्जी अपैरेटस पे। इसको गोल्जी बॉडी बोला जाता है। इट इज द स्टैक ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। इस तरह से फ्लैट आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है बच्चे? दीज आर नोन एज सिस्टर्नेस। क्या बोलते हैं इनको हम? दीज आर नोन एज सिस्टर्ने। ये जो फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स है इनको सिस्टर्ने बोला जाता है एंड इनके यहाँ पे छोटे छोटे वेसाइकल्स फॉर्म होते हैं और ये वेसाइकल्स विल फर्दर आफ्टर डूइंग द पैकेजिंग ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड बाय योर ER आपका प्रोटीन बनाएगा, ER आपका लिपिड्स बनाएगा। तो RER आपका प्रोटीन बनाता है, SER आपका लिपिड्स बनाता है। ये दोनों चीजें जाके गोल्जी के अंदर मॉडिफाई होती है, सॉर्टिंग होती है, फिर उनकी पैकेजिंग होती है एंड फिर उनको वेसिकल्स के अंदर डाल दिया जाता है जिसके थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वेसिकल्स एक्चुअली दीज आर होल्डिंग द मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया अगेन ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर इनर मेम्ब्रेन इसके पास भी होती है और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह से इसके अंदर फोल्ड बना लेती है। दीज आर द फिंगर लाइक फोल्डिंग्स जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। ये क्या है? फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होती है जिसको क्रिस्टे बोला जाता है एंड दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ये क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है। दिस प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये ATP के फॉर्म में एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आ गया लाइसोसोम्स बेटा। लाइसोसोम छोटे स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल्स होते हैं,
छोटे छोटे स्फेरिकल गोल गोल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फंक्शन की अगर मैं बात करूं, वी हैव इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इसका काम भी ये करते हैं। फिर उसके अलावा ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वर्न आउट सेल पार्ट्स, सो आप जानते ही होंगे लाइसोसोम्स को हम suicidal bags भी बोलते हैं। these are the suicidal bags of the cell, why, because इनके अंदर इतने ज्यादा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बच्चे, जैसे ही सेल के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आती है, जैसे ही लाइसोसोम को रियलाइज हुआ कि भाई सेल को कुछ खराब करने आ गया है, इमीडिएटली ये बर्स्ट आउट होते हैं, अपने सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, उस फॉरेन एजेंट को क्लीव कर देते हैं एंड अल्टीमेटली इस चक्कर में लाइसोसोम खुद बर्स्ट हो चुका है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपके बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सैप कंटेनिंग द सेल सैप। सैप में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कुछ पानी होता है और जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है दैट इज ऑल स्टोर्ड इनसाइड योर वैक्यूल्स। एंड वैक्यूल्स बेटा एनिमल सेल्स के अंदर कंपैरेटिवली छोटे साइज के होते हैं बट ज्यादा होते हैं, और वहीं अगर प्लांट की बात करें, प्लांट सेल्स के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। इनफैक्ट इवन न्यूक्लियस से भी ज्यादा कई बार इनका वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, लेकिन एक आधी होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है हमारे प्लांट सेल्स के अंदर, जैसे कि मैंने बताया। फंक्शन की अगर बात करें तो ये सारी चीजों को स्टोर कर रहा है, पानी को, सॉल्ट्स को, शुगर, जितना भी एक्सक्रीटरी चीजें हैं। इसके अलावा ये टर्जिडिटी भी प्लांट सेल्स के अंदर मेंटेन करते हैं, तो ये प्लांट सेल्स को टर्जिड भी बनाते हैं, राइट। चलो अब आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेटा प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। स्मॉल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किस चीज से बना होता है बच्चे, ये आरएनए और प्रोटीन से ही बना होता है। एंड दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। एंड यस, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो आपके पास यहाँ पे एक बड़ा सा लार्ज सब यूनिट होता है एंड एक छोटा सा सब यूनिट होता है। सो ये हमारे पास राइबोसोम्स रहता है। एंड बेटा राइबोसोम्स हमारे दो तरह के होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मेरे पास में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। S हियर इज द सेडिमेंटेशन यूनिट। एंड अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो यूकैरियोट्स में 80S टाइप का राइबोसोम रहता है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट हियर। अब आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बच्चे। सो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, पहली बात तो ये सारे सेल्स में होगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लिविंग थिन सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चे ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिल के बना होता है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ये नजर आता है। इसका काम है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस में। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एक मोजेक सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस स्ट्रक्चर टू स्टडी द सेल मेम्ब्रेन, दिस वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। एंड इस मॉडल को बोला जाता है फ्लूइड मोजेक मॉडल। क्या बोला जाता है इसको, फ्लूइड मोजेक मॉडल, जो कि हमें किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोजेक मॉडल बेसिकली हमें क्या बताता है, ये बताता है कि आपके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है मेम्ब्रेन का वो फ्लूइड है। दिस इज फ्लूइड इन नेचर एंड बेसिकली ये बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होता है। एंड वहीं अगर मैं बात करूं आपके प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स इसके अंदर बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, राइट। प्रोटीन्स इसके अंदर बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं एंड दस ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक मोजेक सा अपीयरेंस देता है। इट गिव्स अ मोजेक अपीयरेंस। फिर आते हैं सेल वॉल पे। बच्चे प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, फंजाई में, बैक्टीरिया में, प्लांट्स में। एंड गिव शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल। और ये क्या करता है, ये आपके सेल को शेप देता है, उसको सपोर्ट देता है एंड इवन उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इट ऑल्सो गिव्स प्रोटेक्शन। एक एक्स्ट्रा सेल वॉल होने की वजह से सेल और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाएगा।
एंड प्लांट्स, ये कॉम्पोजिशन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। फिर आते हैं न्यूक्लियोइड रीजन पे। बेटा ये केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। दिस इज जस्ट अ रीजन जहां पे सिर्फ जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट है, कोई बाउंड्री नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल हमेशा इसी रीजन में होता है, न्यूक्लियोइड रीजन में, जहां पे देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। एंड यूजुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास में सर्कुलर डीएनए होते हैं। इवन प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास में प्लाज्मिड्स होते हैं। दोज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इनको प्लाज्मिड बोला जाता है। एंड ये बायोटेक्नोलॉजी में भी काम आते हैं बेटा, ठीक है। इसके अलावा जीनोमिक डीएनए अलग होता है, तो ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करते अपने रेप्लिकेशन के लिए। एक और चीज, यहाँ पे फिंगर लाइक एक्सटेंशन होती है जिसको मीजोजोम बोला जाता है। और बेटा ये मीजोजोम जो होती है प्रोकैरियोट्स में बड़े ही काम की चीज है, क्योंकि ये सेल की डिवीजन भी करा रही है, ये डीएनए की रेप्लिकेशन भी करा रही है, ये रेस्पिरेशन भी करा रही है, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन भी करा रही है। तो ये सारे फंक्शंस अकेले मीजोजोम करती है। इसके अलावा और दूसरे कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास में कुछ मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही कुछ अपेंडेजेस फॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि सीला एंड फ्लैजिला, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं बच्चे। एंड सेंट्रोजोम, ये आपके केवल एनिमल सेल्स में होते हैं, दीज आर एब्सेंट इन योर प्लांट सेल्स, और इनका काम होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सो माइटोटिक स्पिंडल्स की फॉर्मेशन इसी से होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। एंड इसके अंदर एक सेंट्रोजोम में एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है जो कि आपस में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द टू सेंट्रियोल्स आर देयर एंड दीज आर फॉर्मिंग अ सेंट्रोजोम। सो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल अभी हमने सिर्फ बेसिक पढ़ लिया है सेल का। इसके अलावा डिटेल्ड वर्जन्स में आएंगे बहुत ही जल्दी चैनल के ऊपर। सो प्लीज बी एक्टिव ऑन द चैनल। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि छोटे छोटे इस तरह के जितने भी बेसिक्स हैं उनको हम फटाफट से कवर करते चले। एंड फिर उसके बाद में 2027 के लिए जो हमें डिटेल्ड पढ़ाई करनी है उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस लाइक दिस, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो आप कमेंट में मुझे जरूर लिख के बता दीजिए, वही टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।